नमस्कार विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मण जाजोदिया, सहायक प्राध्यापक घोसे वाणिज्य महाविद्यालय के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले प्रश्न तक आपके जो वित्तीय लेखांकन है उसके यूनिट 2 का जो कि फायर इंश्योरेंस क्लेम है उसके हमने अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स देखे, उसके सॉल्यूशन किस तरीके से बनेंगे हमने उसके ऊपर चर्चा की थी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज किया था। उसके पहले जनरल प्रॉफिट का फॉर्मूला है जो ऑन सेल्स है और ऑन कॉस्ट है। ये 2-3 तरीकों से हम लोगों ने अभी तक ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया था। आज हम एक नए प्रकार का प्रश्न करेंगे जिसके अंदर में हमको कुछ ग्रॉस प्रॉफिट से संबंधित नई जानकारी देखने को मिलेगी। प्रश्न को देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रश्न दिखेगा, तो कृपया कर उस लिंक पे क्लिक करें। प्रश्न क्या कहते हैं, क्या कहता है, इसका एक छोटे में स्वरूप में हम देख लेते हैं, बता देते हैं कि प्रश्न क्या कहता है कि एक आग लगी, कब लगी, 15 जुलाई 2008 को, और उसने XYZ कंपनी के काफी सारे बिजनेस को नुकसान पहुंचा दिया। बुक्स ऑफ अकाउंट और कुछ स्टॉक अकाउंटिंग अमाउंटिंग टू ₹1,80,000 मतलब 1,80,000 का कुछ स्टॉक हमने बचा लिया था। इसके साथ ही उन्होंने मार्च 2004, 2005, 2006, 2007 और 2008 का ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स दिया है। इसका मतलब हमको ग्रॉस प्रॉफिट का 5 वर्ष का ग्रॉस प्रॉफिट के अनुसार उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। उसके बाद में या तो वेटेड एवरेज या तो एवरेज प्रॉफिट, ये दो में से एक मेथड, जो भी परसेंटेज आता है उसके अनुसार हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इस वित्तीय वर्ष के लिए जब हमारे यहाँ आग लगी है तो जब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसके लिए निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज उन्होंने बताया है कि 31 मार्च 2008 मतलब जो हमारा पिछला वित्तीय वर्ष था उसका क्लोजिंग स्टॉक था 9,70,000। इसी के साथ में परचेसेस, वेजेस और सेल्स के अमाउंट दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमको अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम निकालना है, पर प्रश्न में देखेंगे तो आपको कहीं पे भी इंश्योरेंस पॉलिसी का जो अमाउंट है वह नहीं दिया गया है। इस परिस्थिति में जितना भी लॉस ऑफ स्टॉक आता है वह पूरा का पूरा क्या माना जाता है, क्लेम का अमाउंट माना जाता है, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, पॉलिसी का अमाउंट नहीं है। इसलिए हम तय नहीं कर सकेंगे कि एवरेज क्लॉज लगाना है कि नहीं लगाना है। उस परिस्थिति में हमको क्या करना है, पूरा का पूरा लॉस ऑफ स्टॉक क्या रहेगा हमारा, अमाउंट ऑफ क्लेम में मतलब उसको लिखना होगा। तो चलिए उत्तर बनाने की शुरुआत करते हैं इस प्रश्न का। तो सबसे पहले क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला क्या बताया था हम लोगों ने, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। चूंकि यहाँ पे 5 वर्ष का दिया गया है तो हमको 5 वर्ष का बनाना है। तो पहला वर्ष कौन सा है, 2003-4। 2003-4 का कितना ग्रॉस प्रॉफिट दिया है हमको प्रश्न में, एक बार देख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है 21,50,000, 21,50,000 और सेल्स हैं 86 लाख गुणिला 100 तो 86 लाख 21,50,000 भागीला 86 लाख गुणिला 100 आपका उत्तर आ जाता है 25%। फिर निकालना है 2004-5 के लिए। 2004-5 का ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया गया है, 21,30,000। 21,30,000 ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स कितना है हमारा, सेल्स दिया गया उस वर्ष का 71 लाख। तो 21,30,000 गुणिला 100 भागीला 71 लाख आपको उत्तर मिल जाता है 30%। उसके बाद 2005-6 का, 2005-6 के लिए हमको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो कितना दिया हुआ है, 19,80,000 है ग्रॉस प्रॉफिट। 19,80,000 दिख रहा है कि हमको ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन उस वर्ष का हमारा सेल भी पिछले वर्षों की अपेक्षा कम था, सिर्फ 60 लाख का ही सेल्स हुआ था। तो लिख लेंगे, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 19,80,000 गुणिला 100 भागीला 60 लाख तो हमको उत्तर मिलता है 33%। फिर निकालना है 2006-7 के लिए।
6-7 के अंदर में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना बताया गया है? 18,70,000। 18,70,000 और सेल्स था हमारा 55 लाख। फिर से सेल्स कम हुआ, इससे प्रॉफिट के ऊपर उसका इंपैक्ट है। परसेंटेज में देखते हैं तो हम लोगों को दिख रहा है कि हर साल परसेंटेज बढ़ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 34%। 34%। उसके बाद 2007-8 मतलब पिछला वित्तीय वर्ष, उस वक्त हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था 18,24,000। 18,24,000 गुणिला 100 भागीला सेल्स देख लेंगे। सेल्स नजर आता है करीब 48 लाख, 48 लाख। उत्तर निकल जाता है 38%। 38%। तो हम लोग क्या देखते हैं कि पिछले 5 वर्ष में अगर 2003-4 हमारा पहला वर्ष है तो आखिरी वर्ष तक आते आते हर समय ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जब ग्रॉस प्रॉफिट का रेट इंक्रीज होते जाता है हर समय, उस समय हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए वेटेड एवरेज मेथड यूज करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए अगर यहाँ पे 25, फिर 30, फिर 28, फिर 25 ऐसा रहता तो हम लोग एवरेज मेथड भी यूज कर सकते थे। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारा हर वर्ष के बाद वो बढ़ते जा रहा है, तो इस वर्ष भी बढ़ने की उम्मीद रहती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे किस तरह के मेथड का यूज करते हैं? इस तरह एवरेज नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि एवरेज कहीं और जाके रुकता है, वो गलत टेक्निक होती है। इसीलिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? यहाँ पे वेटेड एवरेज मेथड यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो हेडिंग दे दीजिए, इसे निकाल देते हैं, इसे मिटा देता हूं मैं। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बाय वेटेड एवरेज मेथड। इसके बारे में हम लोगों ने जब हम लोग हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट देख रहे थे, उस वक्त इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस तरीके से निकालना पड़ता है। हम लोगों ने बोला था कि वेट असाइन करते हैं हम लोग, तो 4 कॉलम बना लेंगे। पहला कॉलम जाएगा वर्ष के लिए, ईयर। दूसरा जाएगा रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो हम लोगों ने निकाला था। तीसरा हम लोग क्या करेंगे, उसको वेट्स देंगे, अलग अलग वेट्स। और आखिरी में क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट्स निकालते हैं। प्रोडक्ट्स कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट्स निकालने के लिए हम लोगों ने क्या बोला था कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इंटू वेट। रेट इंटू वेट। रेट किसका लेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट का लेंगे। तो वित्तीय वर्ष पहला कौन सा था? 2003-4। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट था 25%। वेट कितना एज्यूम किया? 1। तो उत्तर आ गया 25% दिखते नहीं है अभी, क्योंकि हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। दूसरा वित्तीय वर्ष कौन सा था हमारा? 2004-5। 2004-5 के अंदर में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेट कितना था? 30% था। लिख देंगे 30। वेट असाइन होगा 2, इसका उत्तर आ गया 60। 2005-6 ग्रॉस प्रॉफिट रेट हो गया था 33%। इसको कितना वेट असाइन करेंगे? इसको वेट असाइन करेंगे 3। 33 इंटू 3 99। चौथा वित्तीय वर्ष था 2006-7। इस वर्ष कितना हो गया था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? 35% हो गया था। 34% हो गया था। 34% हो गया था। जो 34 गुणिला 4, 34 गुणिला 4, उसका उत्तर आ जाता है 136। फिर हमारा आता है पांचवा वित्तीय वर्ष 2007-8। इस वर्ष कितना था? 38% था। इसको वेट असाइन कर देंगे 5।
38%, 5, 38 इंटू 5 कर लेंगे 190, 190 ये हो गए हमारे टोटल। ये दो कॉलम के हमको टोटल की आवश्यकता है, दोनों कॉलम के टोटल निकालेंगे। पहले तो वेट का टोटल ले लेते हैं। वेट का टोटल कितना आएगा, 1 + 2 3, 3 3 6 4 10 और 15। इसकी टोटल ले लेंगे 25 और 60 85, 184, 184 190, 220 320, 320 520 510। प्रोडक्ट की टोटल कितनी आती है, 510 आती है। और वेट्स की टोटल कितनी आती है, 15 आती है। हम लोगों ने क्या बोला था, फॉर्मूला वेटेड एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का हेडिंग लिख लेंगे, वेटेड एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट वेटेड एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोला था हम लोगों ने फॉर्मूला, प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय वेट्स। प्रोडक्ट्स कौन सा लेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 510 है। वेट कितना है हमारा, 15। दोनों का टोटल 510 और 15 है, तो टोटल करके निकाल लेंगे। उत्तर आता है हमारा डिवीजन करने के बाद 34%। मतलब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेट कितना रहेगा, 34% रहेगा। किसके लिए रहेगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ये प्रॉब्लम के लिए हमको कितना ग्रॉस प्रॉफिट रेट लेना है, 34% लेना है। वही अगर हमें एवरेज निकालते थे तो उदाहरण के लिए देखते हैं 25 और 30 55, 55 और 33 88, 88 और 4 92 और 3 92 और 30 122, 122 और ये 130 160। 160 को अगर हम 5 से डिवाइड करते थे तो उत्तर आता था 32%। जबकि वेटेड एवरेज से प्रॉपर एग्जैक्ट कैलकुलेशन कितना है, 34%। इसीलिए जब ग्रॉस प्रॉफिट रेट बढ़ता रहे या कम होता रहे, उस समय वेटेड एवरेज मेथड हमको यूज करनी चाहिए, उसी से उत्तर निकालना चाहिए। ख्याल रखिएगा। ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेट कितना, 34%। अब हम आगे बढ़ सकते हैं काय के लिए, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए। तो हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर पीरियड फ्रॉम from 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2008 टू 15 जुलाई 2008। क्यों बनाना है हमको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ताकि हम निकाल सके कि स्टॉक कितना था, कब, जब आग लगी, जब 1 अप्रैल 2008 टू 15 जुलाई 2008। यह पीरियड के लिए हमको क्या करना है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ताकि हम क्या निकाल सके कि जब आग लगी तब हमारे पास में कितना माल पड़ा था स्टॉक में। वह निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। दो बाजू बना लेंगे, एक डेबिट के लिए, एक क्रेडिट के लिए। दोनों में दो दो कॉलम आएंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। दोनों बाजू बना लेंगे। सबसे पहले आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक से संबंधित हमको क्या जानकारी दी गई है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिया गया, जो इस वर्ष का ओपनिंग स्टॉक बनेगा कितना दिया गया था,
9,70,000। फिर आएगा परचेसेस। परचेसेस से संबंधित सीधी जानकारी दी गई है कि 7.5 लाख का हमारा परचेसेस था, डाल दीजिए। फिर दिया वेजेस भी दी गई थी इस प्रश्न में, वेजेस ले लेंगे। जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित खाते दिए जाते हैं वह सभी लेने हैं। तो प्रोडक्शन वेजेस कितना बोला गया है, 3 लाख बोला गया है, ले लेंगे 3 लाख। बाय सेल्स, सेल्स से संबंधित भी जानकारी दी गई है, कितनी बोली गई है, 15,90,000। 15,90,000 डाल देंगे। अब क्या निकालना है, एक चीज निकालना है, बाय स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगी उस दिन कितना माल था हमारे पास। लेकिन ये निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले निकालना पड़ता है टू ग्रॉस प्रॉफिट। किस तरीके से निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, तो फॉर्मूला लगा लीजिए किसका, 34%। ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकाला, 34% किसका लेंगे, सेल्स का। सेल्स कितना है, 15,90,000 गुणिला 34%, मतलब 34 भागीला 100। उत्तर मिल जाएगा 5,40,600। 5,40,600। डेबिट बाजू की टोटल पूरी कर लीजिए। जैसे ही हम डेबिट की टोटल कर लेंगे हम लोग स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर निकाल पाएंगे। तो पहले टोटल कर लेते हैं, 600, 7, 5, 12, 16, 1, 9, 17, 20, 25,60,600। ये हमारी क्या है, ट्रेडिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट की टोटल है 25,60,600। इसमें से 15,90,000 का सेल्स गया, तो बचे हुए 9,70,600 का के लिए हो गए। 9,70,600 कहाँ जाएंगे, स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर जाएंगे। ये क्या रहता है हमारा, बैलेंसिंग फिगर रहता है। बैलेंस करने के लिए लेजर को हम लोग जो फिगर निकाल रहे हैं वो कितना आ रहा है, 9,70,600। ये आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर। ले लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हमारा स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर कितना आया था, कितने रुपए का, 9,70,600 का। ठीक है। तीसरी चीज क्या आएंगी हमारी, सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू देखेंगे, प्रश्न के अंदर दिया हुआ होगा कि अमाउंट ऑफ सैल्वेज स्टॉक कितना होगा। सैल्वेज वैल्यू दी भी रहती है प्रश्न में, कितने का वह माल की कीमत थी। जैसे 9,70,600 का माल था, उसकी कीमत आज मार्केट में कितनी है, 1,80,800। 1,80,800। अब क्या निकालना है, चौथा लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है। लॉस ऑफ स्टॉक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बोला था हम लोगों ने, स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर कितना था हमारा, 9,70,600 माइनस सैल्वेज स्टॉक कितना है, 1,80,800 रुपए। अब जो बचा हुआ आएगा वह क्या है हमारा, लॉस ऑफ स्टॉक रहेगा। तो एक्चुअल में बचा हुआ कितना है हमारा, 7,91,000। 7,91,800 रुपए। 7,91,800 रुपए। यह क्या है हमारा, लॉस ऑफ स्टॉक आ गया, डाल दीजिए 7,91,800 रुपए। यह आ गया हमारा लॉस ऑफ स्टॉक। अब प्रश्न के अंदर हमको क्या इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित जानकारी दी गई है कि कितने का इंश्योरेंस कंपनी का था, नहीं दिया गया है। जब वह जानकारी नहीं दी हुई रहती है कि इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का है कंपनी का, उस समय क्या होता है, जो लॉस ऑफ स्टॉक का अमाउंट रहता है यही हमारा क्या बन जाता है, अमाउंट ऑफ क्लेम। तो इसको स्लैश करके मैं यहां पे लिख देता हूं, इस प्रश्न के लिए क्या बन जाएगा, अमाउंट ऑफ क्लेम। वहां पे नोट लिख सकते हैं हम लोग कि क्योंकि लॉस ऑफ स्टॉक के बाद में जो अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना पड़ता है उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी की जानकारी नहीं दी गई है प्रश्न में पूरी तरीके से,
इसीलिए जो लॉस ऑफ स्टॉक रहेगा वही हमारा क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ क्लेम। तो यहाँ पे पांचवी चीज क्या लिख लेंगे, अमाउंट ऑफ क्लेम। जैसे हम लोग हर बार निकालते थे, कितना हो जाएगा, रुपए 7,90,800। ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट ऑफ क्लेम हो गया। बड़ा ही सरल प्रश्न था, इसमें सिर्फ एक ही दो चीज नहीं थी। पहली चीज थी कि प्रॉफिट जो था हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट, वो बढ़ते ही जा रहा था हर वर्ष। पिछले 5 वर्षों का जब हम लोगों ने देखा, इसलिए हम लोगों ने वेटेड एवरेज मेथड यूज की यहाँ पे। दूसरी चीज क्या थी कि अमाउंट ऑफ पॉलिसी नहीं दी गई थी, इसीलिए हमारा लॉस ऑफ स्टॉक ही क्या है, अमाउंट ऑफ क्लेम है। यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, एज अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज नॉट गिवन, देयरफॉर लॉस ऑफ स्टॉक इज अवर अमाउंट ऑफ क्लेम। इस तरह का एक फुटनोट दे सकते हैं हम लोग, आखिरी में लिख सकते हैं प्रश्न के एकदम नीचे में कि चूंकि हमको अमाउंट ऑफ पॉलिसी नहीं दी गई है, इसलिए जो हमारा लॉस ऑफ स्टॉक है वही क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ क्लेम रहेगा। इस प्रश्न के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में आगे का हिस्सा देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।